Hello everyone, this is me Jyoti Soni and welcome to all. तो भाई हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात कर चुके थे कि कैसे हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और कैसे काम करती है। तो आज ना हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन मीन्स आप तो समझ ही गए होंगे कि रिवीजन का मतलब क्या होता है हमारे। तो हमारे रिवीजन का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे उसके साथ में हम हमारे चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी। तो भाई अब सबसे पहला तो क्वेश्चन ये शुरू होता है कि जुडिशरी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है वही है जुडिशरी। मतलब आप लोगों को अब तक ये तो समझ में आ चुका होगा कि एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ काम करें या जो लेजिस्लेचर के अगेंस्ट, जो लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ आपके लिए क्रिएट किया है आप उसके अगेंस्ट कुछ काम करें, आपका उसका हनन हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स जा रहे हैं, तो ये उन लोगों को पनिश करते हैं। Clear? तो judiciary is an important organ of the government to punish those who violate the laws passed by legislature. इवन आप इसके अलावा अपनी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसमें आपने चीज़ों को समझा हुआ है, आप उन शब्दों में भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो क्लियर कि जुडिशरी मतलब क्या होता है। ठीक है, जुडिशरी के साथ में हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिसके पास में जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ में अगर कोई वायलेशन हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो आप उसको मतलब उससे आप जुडिशरी की हेल्प से आप मतलब हेल्प ले सकते हैं ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर? तो यही हुआ कि कुल मिला के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या आपके हक में खड़े रहने के लिए जुडिशरी काम करती है। इसीलिए हम जुडिशरी को हमेशा कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसमें किसी का भी प्रेशर नहीं होता है, ना ही एग्जीक्यूटिव का होता है और ना ही लेजिस्लेचर का प्रेशर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question is, what are the different ways in which independence of the judiciary is ensured? अब ये बात भाई जस्ट अभी हम लोगों ने बात की कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हमें मिलते हैं, ऐसे कौन कौन से वेज है जिससे कि हम ये क्लियर करते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करती है। तो आपको याद होगा कि सबसे शुरू में जो तीनों चैप्टर्स हमने प्रीवियसली किए हैं, इवन इसी जो जुडिशरी का चैप्टर था उसके दोनों जो पार्ट थे वहां पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ था जो था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड थर्ड वन जुडिशरी। ठीक है, ये दोनों साथ में काम करती है, इन दोनों के ऊपर एक दूसरे का प्रेशर होता है, बट जो हमारी जुडिशरी होती है उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है, ये एकदम फ्री होकर के काम करती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इसको स्वतंत्रता मिली है। अब ये चीज आप पिछले बार भी देख चुके होंगे, है ना, लास्ट वीडियोस में भी। चलो तो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो सुप्रीम को जो हमारे जजेस होते हैं जुडिशरी के, इवन हम कहें सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वहां पे इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस किसका नहीं होता है, मतलब जो भी कहे कि लेजिस्लेचर वगैरह इन सब का इंटरफेरेंस नहीं होता है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा लेट आने का ये है, पहले हम इसके जो मेन कीवर्ड्स है उसको समझ ले, उसके बाद में एक्चुअल इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं ना कि इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन से सही है और कौन से ऑड वंस है, आपको उसको आउट करना है। तो पहले हम एक बार पूरे सीक्वेंसली पॉइंट देख लें, तो हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा कि हमको कौन से पॉइंट सिलेक्ट करने हैं और कौन से आउट करने हैं। क्लियर? तो ये वाली चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद में इनको अपनी सीट की इंश्योरिटी होती है कि इनका जो रिटायरमेंट से पहले जो है ये मतलब इनको कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इनके रिमूवल की जो टेक्निक है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या होता है, हाँ, कि जो पार्लियामेंट है इसके अपॉइंटमेंट में इनका कोई रोल नहीं होता है, लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है। तो चलो, शायद आपको थोड़ी वो हो रही हो कि मैम कुछ गलत पढ़ा रही है, तो मैं वापस इसी पे आ जाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप दूसरे से कंसल्ट करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इसको अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है,
वो उसको अपॉइंट करते हैं। वो भी सबसे जो एक्सपीरियंस्ड जो जस्टिस होता है उसको एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। और जो बाकी जस्टिस होता है ना, मतलब जो बाकी दूसरे वो होते हैं, तो उसको नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाता। जो चीफ जस्टिस है वो 4 ऐसे लोगों का जो 4 मतलब जो सही हो तो उनके नाम सजेस्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उन्हें ही अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, जो आउट वाला है ना ऑड वन में, तो इसको हम निकाल लेते हैं ऑड वन में। तो ये इधर ये वाले टेबल में हम ऑड वन रखते हैं और इधर वाले करेक्ट वाले। तो ये हमने निकाल लिया ऑड वन के लिए। जजेस आर जनरली नॉट रिमूव बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट। डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि हमने देखो जनरली नॉट रिमूव, यहाँ पे ये वर्ड दिखना है। अब आप ये कहेंगे कि रिमूव हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, जनरली नॉट रिमूव्ड। इनको नॉर्मली रिमूव नहीं किया जाता, और मतलब कि जब तक कि उनका रिटायरमेंट नहीं होता ना तब तक रिमूव नहीं किया जाता। और जो मतलब रिमूव करने वाला भी एक ही केस आया, सक्सेसफुल हुआ था। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है रिमूव करने का वो बहुत ज़्यादा टफ है, और इसलिए अभी तक के किसी के ऊपर भी रिमूवल नहीं लगा, और एक के ऊपर लगा था तो वो भी केस जो है खारिज हो चुका था। जज ऑफ हाई कोर्ट कांट बी ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, या ये बात करें ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके पास ये पावर है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफर कर सकता है। और ये हमने वो चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है। तो ये है ना ऑड वन में हम इसको डाल देते हैं, तो थर्ड वन भी ऑड है, क्योंकि ये पॉइंट ना गलत नहीं है। अगर आप इसमें नॉट हटा दे तो ये सही है, क्योंकि रिमूव कर सकते हैं, मतलब एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं हम इसको। देन आता है पार्लियामेंट हैज नो से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्लियरली सही है ये, क्योंकि पार्लियामेंट के पास कोई राइट नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसीलिए तो इसे इंडिपेंडेंस मिली है। तो हमारा जो फोर्थ जो है वो इसमें आ गया। फर्स्ट थर्ड हमारे उसमें चले गए, फोर्थ वाला जो है वो हमारे इसमें आ गया। तो होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो हमारा जो आंसर है, अब हम उसमें देखते हैं कि कौन कौन से किस में है। तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला ये ऑड वन में चला गया, तो इसको कैंसिल कर दो। थर्ड वाला ऑड वन में है, इसको कैंसिल कर दो। और ये वाले जो दो बच्चे दो है, ये हमारे अपनी लिस्ट को जो है ऐसे चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, बहुत सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस थे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं यहाँ पे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ तो आप वो जो केस स्टडी वाले हैं ना कि इसने शाम ने राम से कहा ये कहा, तो जो आपस में केस स्टडी हो रही है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें स्किप किया हुआ है। जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो रखे हुए हैं। आपकी एनसीईआरटी से हटके भी कुछ क्वेश्चन जो है जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा मतलब अच्छे से अहमियत दे करके पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन दैट जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन? राइट योर आंसर इन मोर देन 100 वर्ड्स। तो भाई यहाँ पे मेरा काम आपको इसके बारे में समझाना है, बट आपको अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो देखो यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने बात क्या की थी कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में। हमने यहाँ पर क्या कहा था कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी के प्रेशर में नहीं है। किसके प्रेशर में नहीं है? वो एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में नहीं है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है ना, तो एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में नहीं है वो, और दूसरी किस केस में नहीं है? लेजिस्लेचर के प्रेशर में नहीं है। ये बात करें तो पार्लियामेंट के प्रेशर में नहीं है, वो इनसे फ्री होकर काम करती है। तो क्या वो किसी के लिए भी जवाबदेह नहीं होंगी? मतलब वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई इसके भी लिए नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन से? एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, और जस्ट जुडिशियल हो गया। तो ये इन दोनों के लिए तो अकाउंटेबल नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है, किसी के लिए भी जवाबदेह नहीं है, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि भाई हर एक जो है अगर वो सत्ता में है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सारे पार्ट्स होते हैं, तो हर कोई किसके लिए जवाबदेह होता है? कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जवाबदेह होता है ना, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको अपने जो भी काम करने हैं, जैसे भी काम करने हैं, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसके लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो उसकी जनता है, जो देश की जनता, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आप काम किसके लिए कर रहे हो, आप उस देश की पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हो, उस देश की उस कंट्री की पीपल्स के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्लियरली है कि जुडिशियल ऑफ द मतलब जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, तो वो ऐसा तो है नहीं किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, हालांकि वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो इनसे जवाब ले सकती है, किनसे, कि भाई तुमने ऐसा काम किया, ये किए, आपको हर जो है एक परमिशन, मतलब ये कहना चाहिए कि उसके ये लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो जुडिशरी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, ये क्लियर है कि वो गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और वो ऑर्गन कौन से हो गए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेकिन वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, डेफिनेटली, क्योंकि इनके लिए हैं। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होने का मतलब क्या हुआ, कि वो जो है किसी भी, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट का कोई भी जो अदर ऑर्गन है, तो उसके लिए वो मतलब क्या, रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, तो उसके इसमें रह के काम कर रही है। द जजेस कैन परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट एनी फियर और फेवरेटिज्म, वो बिना किसी फियर के काम करते हैं, तो इसलिए ये उसकी इंडिपेंडेंस हो गई। लेकिन वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के लिए, पीपल ऑफ द इंडिया के लिए, और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेडिशंस के लिए। क्लियर, यहाँ पे होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू द मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भाई ये वापस से वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको वो डिफरेंट प्रोविजन देखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखते हैं, या जिनके वजह से हम कहे कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। कहीं ना कहीं हमने अभी तक के जो पिछले 3 क्वेश्चंस देखे हैं, तो वहां पे इसका आंसर जो है उसको हम सॉल्व करते ही आ रहे हैं, और हमें पता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो क्यों है। ठीक है, तो चलिए इस बार हम पूरा आंसर प्रॉपर पढ़ते हैं, फिर हमारा आंसर क्लियर करते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग एंड डिसीजन ऑफ द जुडिशरी, एंड जुडिशरी कैन परफॉर्म इट्स ड्यूटी विदाउट एनी फियर टू फॉल। क्लियर है, ये तो बात अभी तक के बता के आ रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑर्गन है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑर्गन है, तो वो दोनों ऑर्गन से बिना किसी फियर के, बिना मतलब किसी इंटरफेरेंस के उनके, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बिना, भाई चलो लिख के थोड़ा एक्सप्लेन कर ले। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, नॉट इंटरफेयर देयर फंक्शनिंग इज डिसीजन, तो अदर ऑर्गन कौन से हो गए, एग्जीक्यूटिव है ना, और नेक्स्ट वन लेजिस्लेचर, तो इन दोनों के बिना इंटरफेरेंस के ये काम करती है। तो ये सबसे बड़ी उसकी इंडिपेंडेंस हो गई, इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, ये इनके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, इसको किसी बात का डर नहीं है। बस डर ये है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आपको आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, भारत की जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, यहाँ के ट्रेडिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना। It enjoys various provision in constitution ensure independence of judiciary as follows। अब दूसरी बात यहाँ पे और क्या हो जाती है कि वही बात पड़ी कि पार्लियामेंट जो है वो उसके अपॉइंटमेंट में कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि पार्लियामेंट आ गई तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो वही बात है ना कि पॉलिटिक्स वाली चीजें होती है। अगर मैं नेता हूँ, कहते हैं ना चाचा मेरे विधायक है, एक्चुअल मेरे चाचा विधायक नहीं है, ठीक है, तो चाचा हमारे विधायक है, तो इनके बल पे हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो पॉलिटिक्स यहाँ पर आ गई, तो क्लियर है कि जो विधायक चाचा है वो अपने भतीजे को सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो फिर भारत का उद्धार संभव है ना, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए भैया विधायक चाचा को ये पावर ही नहीं दिया गया कि इनके भतीजे को या भतीजी को जाके आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएं, इसीलिए इनको इससे हट के रखा गया है, क्योंकि सबको पता था, जो नेता थे उन्हें पता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कि भैया ये चीजें आने वाली है आगे चल के, तो
प्रोविजन को ही हटा दो आप। तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट होके काम करती है, क्योंकि भतीजा काम करेगा तो चाचा के हक में तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो फेवर डाल रहे हैं। तो कहेंगे कि भतीजे मैंने तुम्हें बनाया है तो तुम मुझ पे फेवर करोगे, मैं कितने भी काला धन कमाऊं तो आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। The judges enjoy a fixed tenure as they hold their office till the age of their retirement, and the Constitution prescribe a very difficult procedure to exceptional केसेस ऑफ रिक्वायर्ड। ये बात है, क्योंकि उनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है, जब तक कि वो रिटायर नहीं हो रहे तब तक आप उसे नहीं हटा सकते, और तभी हटा सकते हो जब उनके ऊपर मतलब क्या मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी का आरोप लगता है, तभी आप उसे हटा सकते हो। अदरवाइज आप नहीं हटाओगे, और यदि हटा भी रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस है, और वो टफ प्रोसेस जो है आज तक के एक ही स्वामी जी के ऊपर अप्लाई की गई थी जो कि सक्सेस नहीं हुई। क्लियर? तो यही हमारे आंसर थे। इसके बाद में और सारी चीजें डली हुई है। एक्स एंड डिसीजन, द जजेस इम्यूव पर्सनल क्रिटिसिज्म, the salary and allowance, the judges are not subjected to the approval the legislature as a person the as per the constitution, है ना। तो ये सारे जो है आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो है उसमें ऐड कर सकते हैं as your capability। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वे कैन पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन हेल्प द पुअर। अब PIL के बारे में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि भाई PIL क्या होता है, ठीक है। PIL, जी हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, उसके बारे में बात किया था। और उसके साथ में हम लोगों ने एक और बात की थी मे बी जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, है ना। दोनों को साथ में रख के किया था। तो एक्चुअल में क्या है, तो क्या होता है कि जो गरीब इंसान होता है वो अपनी क्या अपने आप को नहीं मतलब अदालत तक के जा सकता है, तो वहां पे ये चीजें आती है, जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म ये हुआ था कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हो। PIL जो है वो ये कहता है कि आप मतलब उनकी मदद, इसके थ्रू आप अपने आप के लिए जस्टिस ले सकते हो। सिंस 1979 द कोर्ट हैज चेंज द ट्रेंड फॉर द पुअर पीपल, पुअर एंड द सिचुएशन और केस फील अदर बाय बिहाफ ऑफ एग्रीड। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे PIL में, क्या होता है कि जो एक गरीब इंसान है, ठीक है, इसने क्या किया, इसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो PIL के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस इंसान के लिए आवाज उठा सकते हो, है ना। तो ऐसे हमारे इसमें हमारी सोसाइटी में बहुत सारे देखते हैं समाज सेवक या कहे राजनीति वालों को भी, कि वो किसी और के बिहाफ पे उनके लिए लड़ने के लिए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, PIL मतलब देखने को जाते हैं कि जब किसी पब्लिक में किसी पुलिस वाले के थ्रू किसी नेता को छाटा पड़ता है, तो वहां पर पूरे ही तरीके से, तो आप इसको एक फनी वे में समझ सकते हैं कि एक तरीके का PIL हो गया, क्योंकि PIL का मतलब एक्चुअल होता है कि वहां पे एक गरीब पर्सन होगा और उसकी हेल्प के लिए कोई और जो है वो वहां पर अदर पर्सन जो है उसके बिहाफ पे एग्रीड पर, है ना, तो उसके बिहाफ पे चीजें केस डाल रहा है, तो वहां पे ये उसको हेल्प करता है। तो बस यही होता है PIL। देन आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो डाल सकते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो दूसरा पर्सन है वो उसके राइट्स के लिए लड़ रहा है, उसके हक में काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन इज टूल फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म विच इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग स्पेसिफिकली ऑफ वुमेन, बॉन्ड लेबर। तो देखो जो PIL होता है तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब वहीं तक है, तो ये एक्चुअल में हमारे सोशल वर्क के तहत भी ये काम आ जाता है कि ये किसके लिए काम कर रहा है, आपके इन्वायरमेंट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें होती है, तो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी काम होता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारा वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, तो यहाँ पर भी PIL जो है वो काम प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए, तो इसके ऊपर प्रोहिबिशन के लिए ये मदद करता है, ठीक है। लेबर वर्क भी हमें पता है कि बहुत सारे जो बैंड लेबर वर्क होते हैं वहां पर भी अननेसेसरी जो है इन्हें किया जाता है, या वुमेन जो है उनको एक कंट्री से दूसरी ट्रैफिकिंग होती है, तो इस सारी चीजों को रोकने के लिए भी यहाँ पर PIL जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। मैंने IPL लिख रही थी लेकिन इट्स अ PIL, ओके, अगेन लिख लेते हैं PIL। क्लियर कि व्हाट इज PIL। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जम करते हैं, डू यू थिंक दैट जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। भाई अब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, अब आपको ये दिखाना है यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक मतलब वाद विवाद का वो है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दोनों के बीच में छिड़काव है। तो हम लोगों ने देखा था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ये दो सगे भाई है, और जो हमारे जुडिशरी है भाई ये स्टेप ब्रदर है,
ठीक है, तो इसके साथ और इसके साथ बिहेव अलग होता है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा वॉर चलते रहते हैं। तो हाँ, तो ये क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो एक्टिविज्म है वो एक कन्फ्लिक्ट का रोल प्ले करता है, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो एग्जीक्यूटिव है, देखो ये यहाँ पर ये जो दोनों भाई है ना, ये सगे वाले भाई, मतलब यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। तो ये दोनों जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम है, और ये वाला जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है ये इनसे फ्री है, यहाँ पे ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इसका इसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट है। तो डेफिनेटली अब जुडिशियल एक्टिविज्म मेक इलेक्टोरल सिस्टम रूलर इजी मेक बाय फ्री एंड फेयर। अब भाई ये तो फ्री है इनसे, तो ये ऐसा ही सिस्टम बनाएगा कि इनसे फ्री होगा और ये फेयर काम करेगा, इसमें इनका कोई वो रोल नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो है एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, एक क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि हाँ, इन दोनों के बीच में टकरार हमेशा से शुरू से बनती हुई रहती है। तो देन उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर बहुत सारे जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपका like this give a dissatisfaction to the candidate, and judicial activism has blurred the line of distinction between the executive and legislature on hand. The judiciary, on the other hand, the court has been involved to resolving issue which belong to the executive. तो कोर्ट क्या कर रहा है, रिसॉल्विंग जो एग्जीक्यूटिव को बिलोंग करता है, तो वहां पर इन्वॉल्व, ओके वेट, यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं, आप इन सारे को लेकर के भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेन तो आपका ये वाला हो गया, उसके बाद में आपको जितने पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करना है। मैंने तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ सारे की सारे लिख रखे हुए हैं, लेकिन सफिशिएंट मतलब इतना भी है, लेकिन आप अपने कुछ आंसर का मतलब वेटेज बढ़ाने के लिए इस तरीके से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। The next question mention the jurisdiction of powers of the Supreme Court। भाई इसको तो हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक और मिस हो गया, इट्स अ रीड, ठीक है, कि कौन कौन से उसके पावर्स है। देखो ओरिजिनल किस में आ रहा था, जो फंडामेंटल राइट को क्लियर कर रहा था, अपीलीट, ठीक है। फिर एडवाइजरी में क्या हो रहा था, वो दूसरों को सलाह दे रहा था। रीड वाले में क्या हो रहा था, फंडामेंटल से रिलेटेड ही था, कि वो जिसके भी रिस्टोर करने हैं फंडामेंटल राइट्स, तो उसके लिए रीड का जो प्रोविजन है वो यूज किया जा रहा था। देन नेक्स्ट इज हाउ कैन अ जज सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। तो भाई ये तो सबसे एकदम टफेस्ट टास्क था, ठीक है। ये वाला जो है ये एकदम मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था, जो ठीक है डिफिकल्ट तो था, तो ये हमेशा यूज नहीं किया जाता था। तो एक ही के ऊपर किया था, राधा है ना, स्वामी जी के ऊपर, लेकिन वो भी क्या हुए थे, इससे बरी हो चुके थे। तो क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको दो ही चीजों से हटा सकते हैं, एक तो उसके ऊपर इनकैपेबिलिटी हो या बिहेवियर का ब्लेम लगा हुआ है। अगर पार्लियामेंट इसको प्रूफ कर देती है, ठीक है, पार्लियामेंट एक कमेटी बैठा लेंगी, पार्लियामेंट उसके ऊपर मोस्ट ऑफ मैक्स टू मैक्स लोगों के सिग्नेचर होंगे, और उसने कमेटी बैठा ली है, उसने एप्लीकेशन आगे जाकर के दूसरे सदन से पास हो गए, प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर करके इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर हिज टर्म एक्सपायर ऑन द ग्राउंड ऑफ कैपेसिटी और मिसबिहेवियर इन इफ, है ना, बिहेवियर इफ पार्लियामेंट, यहाँ पर आप नोटिस करना भाई, इफ पार्लियामेंट अप्रूव it by a majority of 2/3 members of the parliament present and voting, finally the president exercised the right to remove a judge of impeachment as proof। तो यही बात क्लियर हो गई थी कि impeachment तभी प्रूफ होगा। देखो एक सदन है, यहाँ पर अगर इसके लिए फाइल की गई है तो क्या होगा कि यहाँ पर फाइल किया है, दैट मीन कि यहाँ पर अगर ये मतलब ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, फिर इसने कमेटी बैठा ली, ये अप्रूवल दे देती है, फिर यहाँ पे भी क्लियर हो गया, तो ये जाएंगे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास में, और ये जो इम्पीचमेंट है वो प्रोसेस डन हो जाएगा। तो ये एक ही बार केस हुआ था, और वो भी क्या हुआ था, यहाँ तक की बात पहुंची नहीं थी, यही केस जो है वो सॉल्व हो गया था। What are the advisory power of the Supreme Court of India? कि भाई अभी जस्ट हमने देखा ना कि एडवाइजरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो एडवाइजरी पावर क्या होगा कि अगर कभी प्रेसिडेंट को कोई नीड लगती है किसी मैटर पे, वो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो, कोई लॉ हो जो कि लेजिस्लेचर द्वारा लाया गया है, तो वहां पर अगर उसको सजेशंस लेने हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है इसके लिए, और प्रेसिडेंट भी बाध्य नहीं है कि भाई तूने जो मेरे को सजेशन दिया है, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में होता है कि भाई तूने मेरा कीमती समय लेके मेरे से क्या किया है, मेरे से सजेशन लिया है, तो तुझे उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो वो मुंह फुला के बैठेंगे। तो यहाँ पर ये मुंह फुला के नहीं बैठते हैं, ये कहते हैं कि भाई मैं तुमको सजेशन दे रहा हूँ, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, ठीक है, मेरा राइट है तुमको देने का, तुमको रखना है तो रखो, नहीं तो मत रखो, बस यही है। द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स of public importance and law after full consideration of the subject concerned is up to the president only either be accepted the advice or not। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे एडवाइस लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, तो अब तक ये जो सारे क्वेश्चंस थे हम लोग इसमें कवर अप कर चुके हैं। तो यहाँ पे डन होती है हमारी जुडिशरी। अब हमने जुडिशरी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन कभी हम सेपरेटली ये चीज़ लेकर के आएंगे कि अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ हमने पावर्स के बारे में पढ़ा है, देन हम हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी चीज़ें हैं इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक की जुडिशरी में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाई हैं इसी चीज़ों के, क्योंकि मेरे जो पीडीएफ्स हैं वहाँ पे मैंने बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें ही आप लोगों के लिए रखी है ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। और प्लीज़ जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं तो अपनी बुक को सामने रखिए पढ़िए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, है ना। तो जो हमारी जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी डिस्कशंस है, वो आप अपने बुक से कनेक्ट कर लें। ओके, थैंक यू।